गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। हाँ जी, फटाफट से मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है एवरीबडी? जल्दी से बता दो मुझे एक बार कि क्या ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस यस यस, ऑल क्लियर। फैंटास्टिक, ठीक है। तो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सर, हमारा चल रहा था बीसीके का चैप्टर नंबर 2, विच इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर, राइट? रीडिंग करके चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में अभी तक हम क्या क्या कर चुके थे? सबसे पहले हमने समझा कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, जो उसका इंट्रोडक्शन था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, इसमें कुछ खास नहीं था। उसका मीनिंग हमने देखा था, ये सर, ये इसके बिजनेस जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट करी है इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमने ग्लूक और जॉर्ज की जो डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी थी। अच्छा ठीक है। फिर हमने पढ़े उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि वो कॉम्प्लेक्स है, वो डायनेमिक है, वो मल्टी फेसेड है। अच्छा ठीक है। और उसका फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है। ये हमने क्या चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना ही क्यों है। ये सुनो कि क्यों हम उसको स्टडी करना है, क्योंकि वो हमको अफेक्ट करता है। हाँ जी, तो उसको समझने से हमें होगा क्या? सर वो हमने समझा था कि भाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे, हाँ जी, तभी आपको पता चलेगा कि भाई क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है। यस सर। क्या आपके लिए थ्रेट्स हो सकते हैं? गिविंग डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, मीटिंग कंपटीशन। ये बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। अच्छा ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट में रिश्ता क्या होता है। बिल्कुल पढ़ा था, यस सर, बिल्कुल पढ़ा था। तो इसमें हमारी तीन चीज़ें थी। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है सर, वो एनवायरनमेंट को इन्फॉर्मेशन देता भी है और उससे वो इन्फॉर्मेशन लेता भी है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे हमने पढ़ा कि भाई बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, इनपुट्स चाहिए। इनपुट्स कहाँ से मिलेंगे? एनवायरनमेंट से मिलेंगे। उसको मैं फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करूंगा और फाइनल गुड्स मैं आगे कस्टमर को बेचूंगा, जो एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो ये बहुत ही बेसिक बातें हमने अगेन पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद हमें यहां से आज स्टार्ट करना था, विच इज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस। अच्छा, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस का क्या मतलब है? फटाफट से करेंगे इसको, ज़्यादा कुछ है नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस का मतलब क्या है कि देखो, आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सप्लायर्स के साथ आपका क्या रिलेशन है। अच्छा ठीक है, ये सुनो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। फटाफट से देखते हैं। देखो, यहाँ पे बेटा दो इंसानों का नाम दिया गया है, एक तो बैड रिचमैन, अच्छा, और मेलविन कॉपिन। इन्होंने एक चीज़ बोली थी, क्या बोली थी? कि भाई एनवायरमेंट फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जनरली वो आपके जितने भी होते हैं वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। मतलब हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, ये सर, उसमें आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो आपके हाथ में नहीं है। अरे कॉम्पिटिटर क्या करने वाला है भाई, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? नहीं। कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसी को? नहीं। ये सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं होती है। तो वही बोल रहा हूँ, कह रहे एनवायरमेंट फैक्टर्स और कंस्ट्रेंट्स आर लार्जली, if not totally, external and beyond the control of individual industrial enterprise and their management। तो उसने सिंपल सी बात बोली है, अरे ये तो हमको पहले से ही पता था, इसने इसमें नया क्या बोल दिया? बात तो सही है। मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, इस चैप्टर में आधी से ज़्यादा बातें रिपीट होती हैं सच में, कि भाई एनवायरमेंट फैक्टर्स आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, फलाना डिंगाना, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, वही सब बातें घूम फिरा के आपको बोल दी जाएंगी, ठीक है। दीज आर असेंशली द गिवर्स। गिवर्स का मतलब क्या है? कि भाई जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये आपको कुछ ना कुछ देती है। मतलब सर अपॉर्चुनिटीज आपको देंगी, यस सर, थ्रेट्स आपको देंगी, हाँ, और आपको उसके अकॉर्डिंग बिजनेस करना होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, विद इन विच फर्म्स एंड देयर मैनेजमेंट मस्ट ऑपरेट इन अ स्पेसिफिक कंट्री एंड दे वेरी ऑफन ग्रेटली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सर अंग्रेजी लिखने से मीनिंग चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। वही बात बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है कि भाई जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, अब इसमें एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट करा, क्या हाईलाइट करा? कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो क्या है सर? आपके बियॉन्ड द कंट्रोल है, आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा वो क्या है सर? वो गिवर्स हैं। गिवर्स का मतलब क्या है? कि भाई वो आपको एक सिचुएशन देते हैं, वो आपको एक एनवायरनमेंट देते हैं और उसी एनवायरनमेंट में आपको बिजनेस करना होता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे बिजनेस करना है, हाँ, तो क्या मुझे ये सोचना पड़ेगा कि कस्टमर क्या चाहता है?
उसके अकॉर्डिंग मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। सर बात तो सही है, हाँ जी ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रैटेजी है उसको ध्यान में रख के मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा। हाँ, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी गिवर्स है, मतलब ये सब चीजें आप मेरे को दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग मुझे बिजनेस करना है। मेरे अकॉर्डिंग कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होगी। हाँ जी बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है, ठीक है। अगेन बहुत ही सिंपल बात, अच्छा ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है देखो, ये पैराग्राफ पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बहुत ही बेसिक बातें इसमें लिखी हुई है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स लिव विद इन एन एनवायरमेंट। क्या आपको पता है? अरे क्या नई बात बोली है इसने। कह रहा जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, अच्छा सर हम, यस सर, एनिमल्स बर्ड सब कुछ, अच्छा ऑल लिविंग क्रिएचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स लिव विद इन एन एनवायरमेंट। अच्छा ओके सर। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? पागल हो गया क्या? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल एनवायरमेंट, अच्छा सर जो नेचर हमको गिवन है, यस, एनवायरमेंट ऑफ ह्यूमंस इंक्लूड। सर एक तो नेचुरल एनवायरमेंट है, हाँ जी बिल्कुल सही, यस और नो, हवा पानी ये आपको जो दे रखी है नेचुरल एनवायरमेंट, अच्छा ठीक है। और एक होता है बेटा, और कौन सा एनवायरमेंट होता है? जो आपका फ्रेंड्स, आपके पीयर्स, आपके नेबर्स, कंपनीज वगैरह, ये सब चीज़ें, अच्छा ठीक है। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? पागल हो गया क्या? ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैन मेड स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग्स, फर्नीचर, रोड्स। ये पैराग्राफ आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, राइट? क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मैं, आप सारे लिविंग क्रिएचर्स एक एनवायरनमेंट में रहते हैं। अच्छा सर एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट आपका नेचुरल होता है, हाँ जी, और एक मैन मेड भी होता है। नेचुरल मतलब तो हमको पता ही है, यस सर। मैन मेड जो हमने बनाया है, रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, हाँ जी ये सब चीज़ें, ओके सर ओके। नहीं पढ़ेंगे, हाँ जी इसको पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स बिजनेस डू नॉट फंक्शन इन एन आइसोलेटेड वैक्यूम। ये तो बेटा हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि हम वैक्यूम में काम नहीं करते हैं, मतलब मैं किसी कोने में बैठ के बिजनेस नहीं चला सकता हूं। बिल्कुल सही बात है, मुझे अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा, आपके साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। बिजनेस फंक्शन विद इन अ होल गैम्बिट ऑफ रेलिवेंट एनवायरनमेंट एंड हैव टू नेगोशिएट। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यहां से लेके यहां तक, हाँ जी इसको अपने बुक से काट देना। पढ़ना भी नहीं है, हाँ जी, क्योंकि बहुत ही बेसिक बातें लिखी है। कह रहा है देखो देखो देखो, बिजनेस जो फंक्शन करता है, यस सर, वो जो उसका एनवायरनमेंट है उसमें फंक्शन करता है। नेगोशिएट देयर वे थ्रू इट, द एक्सटेंट टू विच द बिजनेस थ्राइव्स डिपेंड्स ऑन, क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, द एक्सटेंट टू विच द बिजनेस थ्राइव्स, थ्राइव्स का मतलब प्रॉस्पर, डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच इट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। अगेन हाईलाइट तो मैंने कर दिया, लेकिन बहुत ही बेसिक बात है। आप अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो ये डिसाइड करेगा आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑब्वियस सी बात है। आप अपने, आपके कस्टमर के साथ क्या रिलेशन है, सप्लायर्स के साथ क्या रिलेशन है, कॉम्पिटिटर्स को आप कितना समझ पा रहे हो, ये सुनो, ये सब चीजें ही इवेंचुअली डिसाइड करेगी। एम्प्लॉयज भी आपका एनवायरनमेंट होता है, मैंने आपको बताया था, इंटरनल एनवायरनमेंट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये सुनो ये सुनो। तो ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो या नहीं हो रहे। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कह रहे टू बी सक्सेसफुल बिजनेस has to not only recognize different elements of environment but also respect, adopt, manage and influence them। सर मतलब इसको हाईलाइट कर देना बेटा, रिस्पेक्ट, अडॉप्ट, मैनेज, इन्फ्लुएंस। क्या मतलब है सर इसका? बहुत ही कुछ टेक्निकल बात नहीं है। देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि आपके एनवायरनमेंट में क्या है। जैसे अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ, तो मेरे लिए एनवायरनमेंट क्या है? मेरे लिए एनवायरनमेंट है बेटा स्टूडेंट्स, हाँ जी, मेरे कॉम्पिटिटर्स, हाँ जी, ये सब लोग मेरा क्या है? मेरा एनवायरनमेंट है। जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है सर, वो मेरे लिए एनवायरनमेंट है, हाँ जी मेरे लिए एनवायरनमेंट है। बात तो सही है, ये सुनो, मुझे सिर्फ इनको आइडेंटिफाई नहीं करना है, हाँ जी, मुझे इनके बारे में समझना भी है। ये सुनो, ये सब चीज़ें मुझे इनका एनालिसिस भी करना है, इनको मैनेज भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तभी आप क्या हो पाओगे सर सक्सेसफुल, हाँ जी सक्सेसफुल। अरे ये तो हमको पता ही है ना, हाँ जी हमको पता ही है, ठीक है ऑलराइट। द बिजनेस मस्ट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर एंड अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। मुझे बताओ बेटा, क्या ये बातें रिपीट नहीं कर रहा है? बेकार में पेज बढ़ा दिए, हाँ, एक लाइन में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हो सकता था खत्म, लेकिन नहीं। द बिजनेस मस्ट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर, अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट इफ इट इज टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई। मुझे एक बात बताओ, ये एग्जैक्ट लाइन हमने पहले हाईलाइट कर रखी है सर, एग्जैक्ट लाइन, हाँ जी, कौन सी? द सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड
एग्जैक्ट लाइन पहले भी ऊपर आ चुकी है, हाँ जी बिल्कुल, टू द वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। भी अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है, हाँ, तो मुझे अपने एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अप्रेज का मतलब क्या था, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, यस सर, और उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। हाँ, बहुत ही बेसिक है, से बहुत बेसिक, एक बार रीडिंग करके इग्नोर मार देने का, हाँ जी। उसके बाद बेटा कैडबरी का आपको दे रखा है, हाँ ये मैंने आपको कहा था ये सारे चॉकलेट आपके लिए बेटा। देखो सब ने बेटा, सारे बच्चों ने चॉकलेट खा ली है, इसलिए ये जो अब एक छोटा सा फ्रिज होता है, हाँ जी, ये खत्म हो चुका है, खाली हो चुका है, सर। अच्छा, यहाँ पे कैडबरी डेयरी मिल्क का ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क भी है, थोड़ा पढ़ना इसके बारे में। जहाँ तक मुझे याद है, सर 2003 की बात है, जहाँ तक मेरी नॉलेज बोल रही है, हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, हाँ जी। 2003 में क्या हुआ था सर, 2003 में कैडबरी चॉकलेट्स में से निकले थे बेटा कीड़े, वॉर्म्स। क्या बात कर रहे हो, हाँ सर हम तो डेली खाते हैं। सर हम तो डेली खाते हैं, हम तो डेली खाते हैं चॉकलेट्स, ओहो सच में। बेटा कैडबरी चॉकलेट्स में थे कीड़े निकले थे, वॉर्म्स होते हैं ना, वॉर्म्स कीड़े टाइप, हाँ जी, वो निकले थे। क्या बात कर रहे हो आप, हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्या हुआ 2003 में, यस सर, तो जब ऐसा हुआ सर, जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में अफरा तफरी मच गई, राइट। सर फिर क्या हुआ, इसकी सेल्स ड्रॉप हो गई, हाँ जी। इस पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन करो, वो सब चीज़ें, हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो है, ये जो है, ये हमको क्या करना है, इस कैडबरी ने उस टाइम पे क्या किया उसको स्टडी करना है। तो क्या हुआ था सर, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद आप पढ़ लेना। तो हुआ ये कि 2003 में ऐसा हुआ, ये सर। तो अब जो कंपनी की मैनेजमेंट है सर, जब कंपनी की मैनेजमेंट है, उसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस आ गया कि भाई इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करें। तो हुआ क्या, देखो अब दो चीजें हैं, या तो कंपनी बोल सकती थी कि नहीं ये क्लेम झूठ है, सर ये क्लेम झूठ है, हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता है, किसी कस्टमर ने बदमाशी करी है, आप चेक कर लो, फलाना डिंगाना। सर उस क्लेम को हम रिफ्यूज कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कैडबरी की मैनेजमेंट ने क्या करा, पहले तो उसको एक्सेप्ट करा कि हाँ जी हमसे गलती हुई है। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी, कि हाँ 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 हमसे गलती हुई है, अच्छा ठीक है। उसके बाद कोई बाहर वाली एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे उससे पहले उन्होंने इन हाउस इन्वेस्टिगेशन रख दी। मतलब सर खुद से ही सारे फैक्ट्रीज में, सारे आउटलेट्स में इन्वेस्टिगेशन बिठा दी, क्वालिटी चेक बिठा दिए कि जाके चेक करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अपने चॉकलेट की पैकेजिंग डबल लेयर कर दी। मतलब सर एक आता है वो ब्राउन कलर का एक पैकेट आता है, उसके ऊपर प्लास्टिक, यस सर यस। पहले वो ब्राउन वाला जो अंदर होता था सिल्वर फॉइल, वो नहीं था, अच्छा सिर्फ ये प्लास्टिक पैक था। उन्होंने क्या करा सर, उन्होंने पैकेजिंग को चेंज कर दिया। अच्छा क्या कर दिया, पैकेजिंग को चेंज कर दिया, यस सर यस। और उसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद उन्होंने अपना मार्केटिंग करा। क्या करा, मार्केटिंग। और मार्केटिंग किससे करवाया सर, मार्केटिंग किससे कराया सर, अमिताभ बच्चन जी से मार्केटिंग करवाया। क्योंकि भाई अमिताभ बच्चन जी उस टाइम पे बिल्कुल ये है ना कि सब लोग उनको पसंद करते थे, हाँ जी बिल्कुल। तो लोगों का ट्रस्ट दोबारा जीतने के लिए इमोशनल एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करा, कि कुछ मीठा हो जाए, ये सुनो, ऐसे करके कुछ ऐड थी, हाँ जी ऐसे करके कुछ ऐड थी। और आप मानोगे नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर सर, 6 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर दोबारा से कैडबरी की सेल्स दोबारा से क्या हो गई सर, उठने लग गई। क्या बात कर, ये तो कैडबरी हो गया। सेम आप देखोगे मैगी के साथ भी हुआ। सर मैगी बैन कर दी गई, हाँ जी मैगी बैन कर दी गई कि उसमें वो लेड वगैरह जो भी है वो सब मिल रहा है। अच्छा जब मैगी वापस आई तो आपने देखा होगा, ये तो आप ही के ज़माने की बात है, आपने देखा होगा मैगी की जो एडवर्टीजमेंट्स थी, हाँ वो कितनी इमोशनल थी। सर उन्होंने कौन सा एंगल लिया, कि पेरेंट्स का एंगल लिया, यस सर, है ना। बहुत सारी मॉम्स के साथ उन्होंने एडवर्टीजमेंट करी, यस सर बिल्कुल सही। अब बात समझ रहे हो कि भाई ताकि कस्टमर का हम ट्रस्ट दोबारा जीत पाए। तो ये क्या है बेटा, ये यही है कि आपके साथ एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है, उसको आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो। तो कैडबरी की सिचुएशन क्या थी, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, देखो देखो देखो, क्या थी सर, कंप्लेन्स रिसीव्ड अक्रॉस इंडिया ऑफ वॉर्म्स इन चॉकलेट्स फ्यू ईयर्स बैक, फ्यू ईयर्स बैक। अच्छा 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 सुनो ध्यान से, राइट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिकेम क्वेश्चनेबल, ऑब्वियस सी बात है सर, ऐसी न्यूज़ तो पूरे सोशल मीडिया वगैरह में फैल गई। हाँ उस टाइम सोशल मीडिया तो नहीं था, टीवी वगैरह में फैल गई। अच्छा सेल्स हो गई आपकी ड्रॉप सर, 25-30% ड्रॉप हो गई। अच्छा
रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारी फूड डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, या सर जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्होंने बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो। अच्छा, तो कैडबरी ने फाइट बैक कैसे किया कि भाई कोई बाहर वाला इन्वेस्टिगेट करे, उससे पहले उन्होंने इन हाउस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन डाल दी। वाह, कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, हम खुद ही कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन पहले तो। अच्छा, उन्होंने फिर एक इम्प्रूव पैकेजिंग लगाई, और वो भी बेटा 90 डेज के अंदर, जो रिकॉर्ड था। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने सारे चॉकलेट्स की पैकेजिंग बदल दी। कमाल की बात थी वो। अच्छा ठीक है, उन्होंने फिर क्या करा, ये वीजी कूलर जो आप देखते हो दुकानों पे एक ये काउंटर में पड़ा होता है। आप किसी भी जनरल स्टोर में जाते हो, किसी भी कन्फेक्शनरी स्टोर में जाते हो, तो आप देखते हो कि चॉकलेट्स का ये ऐसा कुछ कूलर सा पड़ा होता है। हाँ, तो ये क्या होता है, इसमें ना तो चॉकलेट बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि बिल्कुल जम जाए कि आप उसको तोड़ ही ना पाओ, हाँ, या पिघलती भी नहीं है, बिल्कुल एकदम स्टेबल एनवायरनमेंट जिसमें मज़ेदार चॉकलेट बनती है। ठीक है, अलॉन्ग विद द वोल्टास एक कंपनी है, ठीक है, टू कीप चॉकलेट्स इन द गुड एंड हाइजीनिक कंडीशन टिल द लास्ट पीओपी पॉइंट ऑफ परचेज। तो ये बनाया गया, हाँ जी ये बनाया गया। ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या हुआ। सर यहाँ से क्या हुआ, हमने कैडबरी ने जो फाइट बैक किया, उससे हमें क्या लेसन लर्न करने को मिलता है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने कंप्लेन का रिस्पेक्ट किया। ऐसा नहीं बोल दिया कि भाई नहीं, हम तो ऐसा तो नहीं हो सकता, हम तो बढ़िया चॉकलेट बना रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, हाँ जी, टेकिंग नोट ऑफ द फैक्ट दैट चॉकलेट हैड वॉर्म्स। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा हुआ है, राइट, ऐसा हुआ है, तो क्यों हुआ है, लेट्स फाइंड आउट। इन्वेस्टिगेट किया, उसको ठीक करा। अच्छा ठीक है, अडॉप्टिंग टू चेंज द पैकेजिंग, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या किया भाई, हाँ ये हो चुका है, अब इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्होंने पैकेजिंग को चेंज कर दिया। ठीक है, मैनेजिंग द क्राइसिस एट द कंपनी प्रॉपरली। अब सेल्स ड्रॉप हो रही है, अगर सेल्स ड्रॉप हो रही है तो बेटा एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले डर लगता है। अगर किसी कंपनी की सेल्स ड्रॉप होती है तो डर लगता है कि भाई हाँ, अब कंपनी जो है एम्प्लॉय जो कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी। हाँ, एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। कंपनी मेड श्योर कि एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है वो हाई रहे। ये बहुत ज़रूरी है, हाँ जी ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन्फ्लुएंस द मार्केट विद अ ग्रेट कम बैक एड कैंपेन। उन्होंने क्या किया, एक एड कैंपेन चलाया। उसके बाद देखो फटाफट से सर नेक्स्ट क्या बोलता है, अगेन बहुत ही बेसिक पैराग्राफ है सर क्या है, बहुत ही ज्यादा बेसिक पैराग्राफ है। क्या है, बिजनेस फंक्शंस हाँ एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरनमेंट। पता नहीं ये पैराग्राफ क्यों दिया गया है सर, क्यों दिया गया है मेरे को भी नहीं पता बेटा, ये पैराग्राफ क्यों दिया गया है। क्योंकि जब मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ाऊंगा ना, हाँ, आपको लगेगा कि सर ये तो हमने सब कुछ पहले पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज लूंगा, हाँ जी, बदले में फाइनल प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में दूंगा। ये वही बातें आप देखोगे। देखो फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ लगेगा तो मार्क करेंगे, नहीं तो इग्नोर मार देंगे। देखो कह रहा था इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल, अदर रिलेटेड रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सर क्या ये सेम चीज हमने एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज में पढ़ी है, हाँ ये देखो आ जाओ। सर क्या इसमें नहीं पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी है कि भाई बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज लेता है। बिल्कुल सही बात है, वही सेम चीज है, हाँ जी वही सेम चीज है। ठीक है, बिजनेस कन्वर्ट दिस रिसोर्सेज थ्रू वेरियस प्रोसेस इनटू आउटपुट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वही तो बोल रहा है कि मैं इनपुट लेता हूँ, हाँ जी, और आउटपुट देता हूँ, वही सिंपल चीज। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। द लैटर आर पार्टली एक्सचेंज विद द एक्सटर्नल क्लाइंट ग्रुप्स। लैटर का मतलब यहाँ पे आउटपुट की बात कर रहा है, हाँ जी, जो आउटपुट है वो मैं क्या करता हूँ सर, अपने क्लाइंट्स मतलब अपने कस्टमर से क्या करता हूँ, एक्सचेंज करता हूँ। किसके लिए, पैसों में, हाँ ठीक है। द एक्सचेंज प्रोसेस ब्रिंग्स इन सब सरप्लस। सर जब आप ये एक्सचेंज करते हो तो आपको सरप्लस मिलता है। ये क्या बकवास चीजें लिखी है, मैं क्या बताऊं आपको। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपना आउटपुट कस्टमर को दोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, आपको प्रॉफिट मिलेगा। यस सर, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो। अच्छा ठीक है, पब्लिक इमेज एंड सो ऑन। अच्छा, विच कुड बी स्टोर्ड एंड, सर क्या करना है, पूरे पैराग्राफ को इग्नोर मार देना एक बार रीड करके बस। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज डिफरेंट इनपुट्स। मुझे बताओ बेटा, क्या ये बताने की जरूरत थी, मैं अलग इनपुट्स लेता हूं, हाँ जी सर, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अलग इनपुट्स लेता है, हाँ जी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज डिफरेंट इनपुट्स। अच्छा ठीक है, अडॉप्ट डिफरेंट प्रोसेसेस एंड प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स। बेटा ये ना, ये हाँ 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाने वाली लाइन है। क्यों सर, अरे क्या बेकार की बात बोल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इनपुट्स लेगी, हाँ, अलग अलग उसके प्रोसेसेस होते हैं, हाँ जी, और अलग अलग उसके आउटपुट होते हैं।
भाई चॉकलेट बनाने का प्रोसेस अलग है, कपड़े बनाने का प्रोसेस अलग है सर, और कुछ भी बनाने का प्रोसेस अलग है। यस सर, बेवकूफ़ बनाने का प्रोसेस अलग होता है। सही बात है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो, क्या बढ़िया एग्जाम्पल दिया इन्होंने। इतना मजा आएगा ना एग्जाम्पल देख के। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं प्रोड्यूसेस लिटरेट पीपल। सर क्या बोल रहे हैं, कह रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो उसका इनपुट क्या होता है, उसका इनपुट होता है बेटा नलायक बच्चे। ये ऐसा बोल रहा है बेटा, हाँ नलायक, हाँ बच्चे, कि वो नलायक बच्चों को एनवायरनमेंट से लेता है। यस सर, यस, ये हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यस, और वो लिटरेट पीपल प्रोड्यूस करता है। सर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा इसने बोला है। देखो आ जाओ, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूसेस, सर प्रोड्यूसेस लिटरेट पीपल, यही तो बोल रहा है, ये यही बोला है ना इसने, हाँ यही बोला, ठीक है ठीक है। और हॉस्पिटल प्रोवाइड्स हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर द इनपुट्स रिक्वायर्ड बाय देम। मुझे बताओ ये सेम लाइन इस नालायक ने ऊपर नहीं लिखी है, हाँ ठीक है। एंड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ देयर आउटपुट्स इन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल मैनर, सेम डिक्टो लाइन ऊपर लिखी है कि ऑर्गेनाइजेशन को इनपुट चाहिए होता है, हाँ जी सर, इनपुट चाहिए होता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। The input-output exchange activity is a continuous process and calls for an active interaction with the external environment. मैंने क्या बोला, इस पूरे एक पैराग्राफ में कुछ भी काम का नहीं था। क्या बात कर रहे हो, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। सर यही तो है, टाइम बचा रहा हूँ मैं आपका, और कुछ नहीं कर रहा। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीबडी एनी डाउट? कह रहे हैं हमारी बेइज्जती हो रही है। अरे बेटा अभी इज्जत तो कमाओ पहले। आ जाओ ध्यान से सुनो। कह रहे क्या ही डाउट होंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक देखो, फटाफट से खत्म करेंगे जल्दी से। सर क्या बोल रहे हैं, कह रहा है फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, सर एक प्रॉपर प्रोसेस टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है, वो सारे फैक्टर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो वैसे तो जितने भी ये फैक्टर्स हैं वो हमने पढ़ा, सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, हाँ, और ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं? मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि सर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यस सर, आर एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल, बियॉन्ड द कंट्रोल, हाँ। फिर ये आपको क्या पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं अब एक फ्रेमवर्क समझते हैं टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अच्छा कोई बात नहीं, अगेन आप समझ जाओ, जबरदस्ती का टॉपिक है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट, भाई बिजनेस एनवायरमेंट को समझना बहुत ही मुश्किल है, हाँ। ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट इग्नोर इट, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये बात तो सही है। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन, वी विल मेक एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई अ फ्रेमवर्क। सर हम कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन इंडिया हार गई थी। अच्छा ठीक है सर, विल मेक एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द की, अरे बेकार की बात है, ठीक है सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी सर, बेसिकली आपको फ्रेमवर्क में 3 स्टेप दे रखे हैं। अरे क्या दे रखे हैं सर, फ्रेमवर्क में आपको दे रखे 3 स्टेप्स, हाँ जी। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, सबसे पहला स्टेप है हेलीकॉप्टर व्यू। इसको मैं क्या बोलता हूं, हेलीकॉप्टर व्यू। क्या बात कर रहे हो, हाँ हेलीकॉप्टर व्यू, हाँ जी हेलीकॉप्टर व्यू। इसका मतलब क्या है, पहले आप ना एक इनिशियल व्यू ले लो, कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। अच्छा ये सुनो, आपका एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, या स्टेटिक रहता है। मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल, अरे सुनो मेरी बात ध्यान पे, हाँ जी, मान लो बेटा ये कैलकुलेटर का एनवायरनमेंट, मेरा काम क्या है, कैलकुलेटर प्रोड्यूस करना, हाँ। अब इसका जो एनवायरनमेंट है, क्या ये मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, मतलब क्या कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी चेंज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, सप्लायर्स के साथ आपके रिलेशन चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी आउटडेट होती है, सर नहीं।
ये कैलकुलेटर मेरे पास पिछले 4 साल से है, आज भी मार्केट में मिलता है उसी प्राइस पे। अब बात समझ रहे हो? हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सुनो, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, डायनेमिक नहीं है वो। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, मेरा फोन कहाँ गया? हाँ जी सर, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी सर, अगर मैं बात करता हूँ अपने फोन की, ये सर, तो क्या फोन का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा सर स्टैटिक है या कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स है बेटा। मतलब वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, हर 2 महीने में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर 2 महीने में कोई ना कोई नया मॉडल आ रहा है सर, कुछ चेंज हो रहा है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ, हाँ जी सर, एक टाइम था जब मुझे बड़े फ़ोन पसंद थे, अब कस्टमर को छोटे फ़ोन पसंद आते हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, जो आराम से पॉकेट में आ जाए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हमको बस क्या चाहिए, हमको बढ़िया कैमरा चाहिए, हाँ प्रोसेसर अच्छा चाहिए, बात तो सही है। अब बात समझ रहे हो? तो क्या सर, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज होते रहते हैं, हाँ जी चेंज होते रहते हैं। तो ये इसका एनवायरनमेंट अलग है। हाँ, तो वही बोल रहा है, कह रहा है एक आप हेलीकॉप्टर फोन ले लो, मतलब एक हेलीकॉप्टर व्यू ले लो, जैसे कि इट इज यूजफुल टू टेक एन इनिशियल व्यू। इनिशियल व्यू मतलब आराम से देख लो, पहले समझ लो कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। अच्छा, of the nature of the organization environment in terms of how uncertain it is। पहले देख लो कि आपका एनवायरनमेंट कितना अनसर्टेन है। हाँ जी, कितना अनसर्टेन है, ठीक है सर, ठीक है। क्या ये रिलेटिवली स्टेटिक है? स्टेटिक का मतलब क्या होता है? स्टेबल सा, जो ज़्यादा चेंज नहीं होता, या फिर सर, या फिर ये बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है? अच्छा ठीक है। क्या ये सिंपल है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्रीहेंड, मतलब समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स है? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप होता है कि पहले मोटा मोटा देख लो। सच बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि पहले मोटा मोटा देख लो कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। इससे आपको हेल्प होगी इन डिसाइडिंग व्हाट फोकस द रेस्ट ऑफ द एनालिसिस इज टू टेक। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको फोकस करना है, कहाँ पे आपको फोकस नहीं करना। अच्छा, तो पहला क्या हो गया? इनिशियल व्यू। सर इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इनिशियल व्यू। हाँ जी, ये मेरा पहला स्टेप है, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, इनिशियल व्यू। यस सर। सेकंड क्या बोलता है? सेकंड होता है सर ऑडिटिंग ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। मतलब अब वो फैक्टर्स, सर वो फैक्टर्स देखो जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके फैक्टर्स हैं, यस सर, उसका ऑडिट करना है। मतलब कस्टमर को समझना पड़ेगा, सर अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। ऑडिट का मतलब क्या होता है? इन डेप्थ। हाँ जी सर, मुझे डेप्थ में उनको समझना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो अभी तो मैंने हेलीकॉप्टर व्यू लिया, अब मेरे को उसको डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप माइट बी द ऑडिटिंग ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। हाँ जी, जो जो चीज़ें आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, ये सर, उसका ऑडिट, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। हियर द एम इज टू आइडेंटिफाई द मेनी डिफरेंट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। आप देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। क्या कॉम्पिटिटर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं? जैसे अगर मैं कैलकुलेटर की बात करता हूं तो कैसियो के बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं नहीं। अच्छा, बात तो सही है, ये सुनो, ये सुनो। फिर उसके बाद क्या कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत चेंज हो रहा है, क्या वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है? ये सुनो, टेक्नोलॉजी क्या बहुत चेंज हो रही है, वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सर डिफरेंट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर लाइकली टू अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है। इट इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग, सर इट इज यूजफुल इन आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, हाँ जी, एंड रिलेट सच इन्फ्लुएंस टू देयर पॉसिबल इफेक्ट। तो मैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ जी। सबसे पहला क्या हुआ? सबसे पहले आपने एक हेलीकॉप्टर व्यू लिया, मोटा मोटा देखा, मोटा मोटा, कि भाई क्या मेरा एनवायरनमेंट कैसा है। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यस सर, डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, स्टेबल है, स्टेटिक है, वो सब चीज़ें। अच्छा, सेकेंड, अब आप क्या करोगे सर? वो सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम बात करेंगे अभी आगे, सर हम बात करेंगे किसकी? सर हम बात करेंगे कोका कोला की, यस सर। तो हमने क्या करा? हमने देखा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा कॉम्पिटिटर्स, मतलब नेचुरल ड्रिंक्स, ये मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, उसकी मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, सीजनैलिटी, सर गर्मियों में ज़्यादा बिकता है, सर्दियों में कम बिकता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सुनो, कि भाई रिटेलर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑनलाइन बेचना है, क्या करना है। अच्छा, स्कीम प्रमोशन, क्या क्या स्कीम, क्या क्या एडवर्टीजमेंट मुझे करनी चाहिए। सर इसकी पैकेजिंग, हाँ जी सर, कैसे पैकेजिंग करनी है? आप देखते रहते हो कि जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात है, सर मैं अपने ज़माने की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक कांच की बोतल आती थी बेटा, 300 ml की, हाँ 12 रुपए की, 10-12 रुपए की उस टाइम पे। ये सर, ये
फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने छोटे छोटे प्लास्टिक बॉटल निकाला। एक टाइम पे सिर्फ 2 लीटर आता था, फिर 1 लीटर भी आया, 1.5 भी आया, 1.25 भी आया, 2.5 भी आया, 3 लीटर भी आया। अलग अलग इन्होंने पैकेजिंग करना स्टार्ट कर दिया। यस सर, अलग अलग। अगर आपको 100 ml चाहिए वो भी आ जाएगा, 200 भी आ जाएगा, 300 भी आ जाएगा, 500, 600, 800, 1 लीटर, दुनिया भर की चीजें। हेल्थ अवेयरनेस, हाँ जी। अगर सर सोसाइटी में बहुत ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस हो रही है तो वाट लग जाएगी। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या बेच रहे हो, ठीक है। सर रिलीजियस गुरुज हमारे बहुत सारे यहाँ पे कौन है, बाबा जी, हाँ जी, जो ये ज्ञान देते रहते हैं कि भाई ये सब चीजों का, आप इन सब चीजों को मत ग्रहण करो ये सब चीजें मत पियो आप, हाँ गलत बात है। नेचुरल ड्रिंक्स पियो, आम पन्ना, शिकंजी, जलजीरा, ये सब चीजें पियो, हाँ बात तो सही है। कॉम्पिटिटर आपका पेप्सी, यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंटरनल या एक्सटर्नल आएगा। ऑल राइट, तो ये हमें एग्जांपल है, हाँ जी एग्जांपल। तो हमने क्या करा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें हेलीकॉप्टर व्यू लेना है। दूसरा हमें क्या करना है सर, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। और तीसरा है क्या सर, तीसरे की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही खराब है, तो मैं आपको बस समझा देता हूँ, बेशक आप इसको इग्नोर मार देना। हाँ जी सर, तीसरा बोलता है इज टू फोकस मोर टूवर्ड्स एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ द इमीडिएट एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब वो वाले फैक्टर्स पे आप ज्यादा ध्यान दो। एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन मतलब ज्यादा ध्यान देना उन फैक्टर्स पे जो आपको इमीडिएटली अफेक्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है सर, इमीडिएट, हाँ जी, इमीडिएटली जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं उन पे ज्यादा ध्यान दो। जैसे अगर मैं कोका कोला हूं, तो मैं क्या देखूंगा कि पेप्सी ने एक नया एडवर्टीजमेंट लॉन्च कर दिया, तो मुझे पता है कि वो मेरे बिजनेस को इमीडिएटली अफेक्ट करेगा। उसको मुझे प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। बात तो सही है। अब बात समझ रहे हो, हाँ जी बात समझ रहे हैं। मान लेते हैं बेटा कि पतंजलि की कोई नेचुरल ड्रिंक आ गई अब बात समझ रहे हो, पतंजलि ने एक नेचुरल ड्रिंक लॉन्च कर दी, मुझे पता है कि वो मेरे बिजनेस को इमीडिएट अफेक्ट करने वाली है। ये सुनो, तो पहले मुझे उस पर ध्यान देना पड़ेगा। यस सर, यस, बात तो सही है, बात तो सही है। फॉर एग्जाम्पल द कॉम्पिटेटिव अरीना, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, हाँ जी, इन पे मुझे पहले ध्यान देना पड़ेगा, पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं तीनों को समराइज करता हूँ तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आपने एक हेलीकॉप्टर व्यू लिया कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, फिर आपने उन फैक्टर्स पे ध्यान देना है, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में क्या है, सबसे पहले उनको देखो जो इमीडिएटली आपको अफेक्ट कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात है। पहले आपने हेलीकॉप्टर व्यू लिया, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, राइट। फिर आप जा रहे हो बेटा गाड़ी से, अपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके, और लास्ट में पैदल जा रहे हो, हाँ जी, जो इमीडिएटली अफेक्ट कर सकते हैं आपको, उन पे ध्यान देने के लिए। हाँ बात समझ रहे हो, अच्छा ठीक है, ये कहने की बात हो गई, लेकिन हाँ, हेलीकॉप्टर व्यू, यस, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले उन पे ध्यान देना जो इमीडिएटली अफेक्ट कर देंगे। बस ये आपके 3 स्टेप्स होते हैं। हाँ जी, आपके 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ओके, there should be an attempt to understand why these forces are of strategic significance। कि भाई आप सोचो समझो कि जितने भी आपके फोर्सेस हैं, मतलब आपके एनवायरमेंट में जो फैक्टर्स हैं, वो आपके बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें ये मैंने आपको बता दिया। हाँ जी ठीक है। अब आप वॉट से क्या, अब उसके बाद क्या बोलते हैं, वाई एनवायरमेंटल एनालिसिस। मैं बता रहा हूँ बेटा, जबरदस्ती के टॉपिक है। एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है, अभी हमने क्या करा, जब मैंने फ्रेमवर्क पढ़ा तो उसमें मैंने अपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करा। अब फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे क्या करना है, उनका एनालिसिस करना है। तो वही बोल रहा है वो, कह रहा है व्हेन द कंपनी डज नॉट रिएक्ट टू द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट बाय चेंजिंग इट्स स्ट्रैटेजी, द रिजल्ट इज डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। जब आपको दिख रहा है कि एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है, जब आपको दिख रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रही है, ऑफलाइन में कम हो रहे हैं बच्चे, हाँ, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। एज वी डिस्कस्ड अबव, अ बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन। क्या ये सेम बातें बोलता रहता है, पता नहीं क्यों। हाँ जी ठीक है। Thus it has no other option but to identify and react to it strategically। ऑब्वियस ये बात है कि जब आप अपने एनवायरनमेंट में ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लोगे जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, आपको अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा सर, रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कि भाई एनवायरमेंटल एनालिसिस का क्या यूज है, क्यों करना है, क्या फायदा होगा। देखो, जब आप एनवायरमेंटल का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, हाँ, आपके लिए क्या थ्रेट्स हैं। ये सुनो, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है, यस सर, उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है, हाँ जी, प्रॉपर उसके लिए आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, हाँ। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी होगी। देखो, फ्रॉम एनवायरमेंटल एनालिसिस, यस सर,
स्ट्रेटेजिस्ट जो आपके बिजनेस के होते हैं सबसे दिमागदार लोग, अच्छा, दे गेट टाइम टू एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब क्या है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्लान ऑप्टिमल रिस्पॉन्सेज टू दीज अपॉर्चुनिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर अभी बात करता हूँ, हाँ जी, तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है अब एनवायरनमेंट को स्टडी करके मुझे लगता है कि अब वापस से बच्चे जो है, हाँ, वो ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है, हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि भाई जो पिछले 2-3 सालों में बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं दोबारा थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है कि ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कुछ बच्चे, ये सर, जिनके पास पैसे हैं, राइट। ऑनलाइन ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन सस्ता होता है, लेकिन ऑफलाइन जाना थोड़ा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, हाँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ सर, ये मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि मैं गुड़गांव में एक सीए फाउंडेशन का सेंटर ओपन कर सकता हूँ। बात समझ रहे हो आप, ये सुनो। तो एंटीसिपेट करना, एंटीसिपेट अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्लान ऑप्टिमल रिस्पॉन्सेज टू दीज अपॉर्चुनिटीज, हाँ जी। तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज पता कैसे चलेंगी, आप देखोगे कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही है, हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है सर, हाँ, ये मैंने नोटिस किया है कि अगर एक स्टूडेंट को ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, तो सर वहाँ पे वो बेशक पैसे देकर आए लेकिन आएगा। मतलब मैंने जो नोटिस किया है, अगर कोई बच्चा घर पे बैठा हुआ है तो घर पे बैठ के उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आती जितनी बाहर जाके कहीं पे बैठ के आ सकती है। घर पे बैठ के वो फ़ोन चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, हाँ जी, लेकिन अगर अगर एक ऐसी लाइब्रेरी बना दी जाए, हाँ जी, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सारे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, जहाँ पे फ़ोन अलाउड ही नहीं है भाई आपको पढ़ने बैठना है, अपना फ़ोन यहाँ पे डिपॉजिट कर दो। आपको लगता है बेटा कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, हाँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ, एंटीसिपेट अपॉर्चुनिटीज, यस। और फिर मैं क्या करूंगा सर, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स स्ट्रेटेजीज, अच्छा, टू डेवलप एन अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट थ्रेट्स। सर आपके एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है, थ्रेट्स भी अवेलेबल है, हाँ जी। तो थ्रेट्स के लिए आपको पहले से चौकन्ना रहना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब क्या है, पहले से ही तैयार रहो कि ऐसा कुछ हो सकता है। सर जैसे जैसे मैंने बोला कि बच्चे अगर ऑफलाइन सेंटर पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्या ये मेरे लिए थ्रेट है, हाँ, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये सर। तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ बच्चे ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये थ्रेट है। अब इसके लिए मैं पहले से तैयार रहूंगा। अब बात समझ रहे हो, हाँ, बात तो सही है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स टू प्रिवेंट थ्रेट्स और टू डेवलप स्ट्रेटेजीज विच कैन टर्न अ थ्रेट टू फर्म्स एडवांटेज। यही तो है, जब मैं थ्रेट में सर, थ्रेट को अगर मैं अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर दूंगा, यही सबसे बड़ा काम है। कह रहे ऑफलाइन में नहीं हो रही है पढ़ाई, सब वापस आके यूट्यूब से करते हैं बेटा कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, इट इज क्लियर दैट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी टू असेसिंग द फ्यूचर, अच्छा, नॉट ऑल फ्यूचर इवेंट्स कैन बी एंटिसिपेटेड कह रहे सुनो, हाँ, हमें एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, अच्छा, हमने उसका फ्रेमवर्क बनाया, हाँ, हमें उसे एनालिसिस करना है, लेकिन 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 ये ध्यान रखना, हाँ, कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। क्या दोगलापन बोलते रहते हैं ना ये, हाँ, कि भाई हमको पता है कि देखो नॉट ऑल फ्यूचर इवेंट्स कैन बी एंटिसिपेटेड, हाँ सर, हाँ, हमको पता है कि नॉट ऑल फ्यूचर इवेंट्स कैन बी एंटिसिपेटेड, हाँ। तो क्यों पढ़ा रहे हो ये, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखो ध्यान से मेरी बात सुनो एवरीबडी, हाँ जी, बेटा अंधेरे से बेटर क्या है कि एक मोमबत्ती लेके चल लो देखो देखो देखो, हमें पता है कि सर हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सर नोकिया को नहीं पता था कि एंड्रॉयड आएगा और ऐसी तैसी हो जाएगी उसकी सर उसको नहीं पता था, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये सुनो, हम उसको प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपने एनवायरनमेंट को स्टडी कर लूँ, अच्छा ठीक है, और अगर मुझे कुछ भी पता चल जाए तो वो थोड़ा सा बेटर है ना। बेटा मोमबत्ती लेके चलोगे तो कुछ तो दिखेगा, हाँ, कुछ तो दिखेगा, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो क्या बोला, कह रहे नॉट ऑल फ्यूचर इवेंट्स कैन बी एंटिसिपेटेड, ये हमको पता है, अच्छा ठीक है, टू द एक्सटेंट दैट सम और मोस्ट ऑफ दीज आउटकम्स ऑफ एनवायरनमेंट आर एंटिसिपेटेड बाय दिस एनालिसिस। अगर ये एंटिसिपेट कर रहे हो, हाँ जी सर, अगर 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 ये एंटिसिपेट आप कर पा रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है और आप पहले से तैयार रहो। मुझे एक बात बताओ, हाँ जी सर, जब जियो आया था तो ऐसा तो नहीं था कि जियो ने आके बोला ढप्पा
सर एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, एमटीएनएल सबको आके बोला ढप्पा नहीं, सर पहले से ही उनको पता था कि भाई रिलायंस ऐसा कुछ कर रहा है। सर उनको 1-2 साल पहले से पता होगा, यस सर यस बिल्कुल पता होगा कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ जी, उन्होंने एनवायरनमेंट को स्टडी किया होगा, बिल्कुल स्टडी किया होगा। एवरीबडी यस और नो? सो टू द एक्सटेंट दैट सम ऑफ दीज आउटकम्स आर एंटीसिपेटेड, मैनेजेरियल डिसीजंस आर लाइकली टू बी बेटर। एवरीबडी यस और नो? हाँ बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है कि भाई देखो, हाँ जी अगर आप कुछ भी एंटीसिपेट कर सकते हो, यस अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको एंटीसिपेट कर सकते हो, तो आप ज्यादा बेटर डिसीजन ले पाओगे। अंधेरे में तीर मारने से तो बेटर ही है ना। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, द मैनेजर्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फ्यू क्रूशियल इवेंट्स इंस्टेड ऑफ हैविंग टू डील विद ऑल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। सर ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वही बातें बोल रहा है सर, वही बातें बोल रहा है। हाँ जी वही बातें बोल रहा है वो कि देखो यार, हाँ हम अपने एनवायरमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है हम प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स की स्टडी करके हाँ जी मैं कुछ एंटीसिपेट कर सकता हूँ कि क्या हो सकता है, तो मैं ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाऊंगा। हाँ जी बस इतना ही लिखा, हाँ जी इतना ही लिखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था जो मैंने हाईलाइट करा है ऊपर फर्स्ट वाला पैराग्राफ, कि एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने से क्या होता है सर, आप अपॉर्चुनिटीज को एंटीसिपेट कर पाते हो। हाँ जी राइट, और अपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो, जिससे आप अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हो। बस इतना ही है, हाँ जी इतना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, पर्पस। सर पर्पस ऑफ एनवायरमेंट एनालिसिस, अब इसका मतलब क्या है कि भाई एनवायरमेंट एनालिसिस से फायदा क्या होगा आपको, मतलब सर फायदा तो नहीं बोलूंगा मैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस का गोल क्या है, कि एनवायरमेंट को आप समझ के हाँ जी क्या पाना चाहते हो, गोल क्या है उसका। अच्छा ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, हाँ सर 3 गोल्स है, हाँ जी 3 गोल्स है, और तीनों आपने पहले पढ़ रखे हैं। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी बिल्कुल सर पहले पढ़ रखे हैं। हाँ जी कह रहे पहला, एनालिसिस करने से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अभी एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, सर आगे एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या सर, कि जो मेरे को डिसीजन मेकिंग करना है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, हाँ जी उसमें आपको हेल्प होनी चाहिए। अच्छा वही बेसिक बेसिक बात है बेटा, कुछ टेक्निकल नहीं है, कुछ टेक्निकल नहीं है। सबसे पहले क्या बोला, द एनालिसिस शुड प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट, कि भाई आप अपने एनवायरमेंट का एनालिसिस कर रहे हो, उन सारे फैक्टर्स की स्टडी कर रहे हो जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। हाँ जी, तो उस एनालिसिस का गोल क्या होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि अभी एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, हाँ जी, और पोटेंशियली क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। यही तो हमारा मेन काम था। क्या ये बातें रिपीट कर रहा है? हाँ ये बातें रिपीट कर रहा है कि अभी क्या चल रहा है सर, अभी जो है ना, हाँ जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल, हाँ आपने नोटिस किया होगा अगर आप फैशन इंडस्ट्री को देखोगे, तो आजकल बेटा जो लोग है ना, हाँ वो ओवर साइज टी शर्ट पहन रहे हैं, बहुत देखा होगा आपने राइट सर, ओवर साइज कपड़े पहन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एनवायरनमेंट में करंट चेंजेस हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियल चेंजेस क्या है, पोटेंशियल चेंजेस है कि बेटा जो हमारे फिटिंग वाले कपड़े होते थे वो अब पहनना ही छोड़ देंगे सर सारे लोग पहनना ही छोड़ देंगे। हाँ आजकल आपने देखा होगा जो जीन्स होती है, यस सर, जो बेसिकली जिसको हम पता नहीं क्या बोलते हैं, वो बॉटम से जो लूज होती है, आजकल लोग वो पहन रहे हैं। हाँ जी सर, आजकल लोग बेसिकली स्नीकर्स ही पहनते हैं और कुछ स्पोर्ट्स शूज पहनते ही नहीं है ऐसा। तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये आपके करंट चेंजेस हो रहे हैं। हाँ जी करंट चेंजेस हो रहे हैं। पोटेंशियल चेंजेस क्या हो सकते हैं आप उसकी स्टडी करोगे, हाँ जी आपको पता चलना चाहिए। जॉगर्स नहीं बोलूंगा मैं, हाँ थोड़ा बूट कट होता है वो आप बोल सकते हो। हाँ जी बिल्कुल सही। अरे बेल बॉटम तो बेटा आई थिंक लड़कियों के लिए यूज होता है। अरे जो भी है इधर आ जाओ भाई, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया, ठीक है। हाँ लड़के नाम ले रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। आपको पता आपको पता होना चाहिए क्या सर, कि अभी एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल यस सर, एक चेंजेस जो आपने पक्का नोटिस किया होगा सर, कुछ टाइम पहले तक, हाँ शादियों में, ये सर शादियों में लोग कोट पैंट पहन के जाया करते थे। सर ये ऐसी सच्ची बात है। हाँ जी, अगर मैं बात करूं लेट्स से 5-6 साल पहले की बात करते हैं क्या सर, कि लोग एक्चुअली में शादियों में क्या करते थे, शादियों में कोट पैंट पहन के जाते थे कि भाई कोट पैंट बढ़िया सूट है। हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन सर आज की डेट में कुछ कंपनीज ने ऐसी एडवर्टीजमेंट करी है, यस सर, कि अब लोग शादियों में कोट पैंट पहन के तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं।
सर वो या तो शेरवानी पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, इंडो वेस्टर्न पहनेंगे, कुछ भी पहनेंगे, हाँ, कोट पैंट नहीं पहनेंगे। आपने वो एडवर्टीजमेंट देखी होगी, रणवीर सिंह की मान्यवर की एडवर्टीजमेंट है। क्या एडवर्टीजमेंट है कि भाई शादी में आए हो, हाँ, तैयार होके आओ। अरे देखा क्या आपने, हाँ, उसकी वजह से बेटा मानोगे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैंने तो शादियों में कोट पैंट पहनना छोड़ दिया है सच में, हाँ जी सर ऐसा हो गया। हाँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर अगर 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 मेरा बिजनेस सर ब्लेजर्स कोट पैंट बनाने का है, तो क्या ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में, हाँ। सर क्या मेरी सेल्स पे अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा। अब बात समझ रहे क्या, मैं समझ जाऊंगा कि भाई अब लोग शादियों में ये नहीं पहन रहे, तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। सो इट इज इंपॉर्टेंट excuse me, yeah. So it is important then one must be aware of the existing environment कि environment में क्या चेंज हो रहा है। हाँ अब क्या पता बेटा, कल को लोग शादियों में ट्रैक पैंट्स पहन के आ जाए। अब बात समझ लो कि भाई ट्रैक पैंट्स में आ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एट द सेम टाइम वन मस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अबाउट द फ्यूचर टू। एनालिसिस करने से आपको ये देखना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल देखना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं। सर ये बातें हमने पहले भी पढ़ी है, हाँ जी पहले भी पढ़ी है। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड कह रहा है कि जब मैं एनवायरमेंट का एनालिसिस कर रहा हूं, यस सर, इट शुड हेल्प मी हेल्प द बिजनेस इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। क्या बोल रहा है, शुड प्रोवाइड इनपुट्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब था, हमने पढ़ा था कि एक होता है टैक्टिकल डिसीजन, एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक मतलब जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है कि मुझे यहाँ पे एक्सपेंशन करना है। सर मुझे अभी मैं सीए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे कल को सीएस बच्चों को पढ़ाना है, सीएमए को पढ़ाना है, सीएफए को पढ़ाना है, हाँ जी, दीज आर माई स्ट्रेटेजिक डिसीजन, हाँ लंबे टाइम के लिए। हाँ तो अगर मैं एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहा हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या सर, एनवायरमेंट को स्टडी करना। कि ऐसा ना हो कि मान लो मैं कल को एक बहुत बड़ा सेंटर बनाना शुरू कर दूं जिसको बनाने में लग जाएंगे 2 साल। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी सर, एक मैं बहुत बड़ा सेंटर दिल्ली में बनवा रहा हूँ, यस सर, जहाँ पे 500 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, मैं वो बनवा रहा हूँ, उसको बनाने में 2 साल लगेंगे। अब भाई 2 साल मतलब एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो, हाँ जी। अब मेरे को एनवायरमेंट स्टडी करना है कि ऐसा ना हो कि 2 साल में एनवायरमेंट इतना चेंज हो जाए कि बच्चे ऑफलाइन पढ़ना ही छोड़ दें। अब बात समझ रहे हो, हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, राइट। देखो एनवायरमेंटल एनालिसिस शुड प्रोवाइड इनपुट्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, हाँ जी। मेयर कलेक्शन ऑफ डेटा इज नॉट इनफ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनवायरमेंट को स्टडी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो उसका यूज तो करो, हाँ या ना जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, कॉम्पिटिटर्स आजकल क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो आपने स्टडी करी है, इट मस्ट बी यूजफुल फॉर एंड यूज्ड इन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। कितना आसान है आप मुझे बताओ, हाँ जी। तो मैंने जो आपको हाईलाइट करवाया, पहला क्या है सर, पहला है कि भाई अगर आप स्टडी कर रहे हो, हाँ जी स्टडी कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस। पहला मेरा गोल ये है कि भाई एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने से क्या होना चाहिए, अभी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है मुझे पता होना चाहिए, और पोटेंशियली क्या हो सकता है मुझे पता चलना चाहिए। सेकंड क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में मेरी हेल्प होनी चाहिए। और तीसरा क्या है सर, एनवायरमेंटल एनालिसिस शुड फैसिलिटेट एंड फोस्टर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जो आप एनवायरमेंट का एनालिसिस कर रहे हो, इससे क्या होना चाहिए, जितने भी आपके थिंक टैंक है, थिंक टैंक का मतलब क्या होता है कि जो भी लोग एक्चुअली में डिसीजन लेते हैं, हाँ जी सर, वो हमेशा अब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। सर क्या बोला यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कि भाई कोई भी डिसीजन ले रहे हो, हाँ जी, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का सोच के लेना है आपको। ये सुनो कि ये नहीं कि आप डिसीजन ले रहे हो कि अगले 2 महीने में क्या हो सकता है उसके बेसिस पे, नहीं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग टिपिकली, हाँ जी, अ रिच सोर्स ऑफ आइडियाज। जब आप एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे तो आपको आइडियाज आने चाहिए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विद इन विच अ फॉर्म ऑपरेट्स, इट शुड चैलेंज द करंट विजडम, जो आपकी करंट नॉलेज है, बाय ब्रिंगिंग फ्रेश व्यू पॉइंट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसको हाईलाइट करेंगे, हाँ जी, इट शुड चैलेंज द करंट विजडम, हाँ जी। सर देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि देखो अभी जो आपके मैनेजर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो भी आपके बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास क्या है सर, उनके पास अभी कोई नॉलेज है, यस सर, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब आप एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हो, यस सर,
तो एक फ्रेश व्यू पॉइंट आता है कि अच्छा मार्केट में ये चेंज आ रहा है, अगर ये चेंज आ रहा है तो हमको ये करना चाहिए। तो ये जो एक एक सिस्टम बन गया कि भाई सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर रहे हैं। सर लंबे रेस के घोड़े, हाँ वो आपको बनना है। तो वही बोल रहा है, कह रहा है एनवायरमेंट एनालिसिस शुड फैसिलिटेट ये सर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर लंबा सोचो, एक दो महीने का मत सोचो कि अगले 2 महीने में क्या होगा, 1 महीने में क्या होगा, कि अगर मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूं तो उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको सोचना चाहिए। इट शुड चैलेंज द करंट विजडम। अभी जो आपके पास नॉलेज है, अब देखो मेरे पास नॉलेज कहां से आती है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उससे मेरी नॉलेज आएगी, हाँ। लेकिन जब आप एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे तो आपको एक फ्रेश व्यू पॉइंट मिलेगा कि अच्छा ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता, हाँ जी अब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी मैं आपको एक बात बताता हूँ सर पहले मेरे को ना, मेरा एक बहुत वो था कि यार मेरे को ना बड़े होके एक डीएसएलआर लेना है। सर डीएसएलआर होता है ना, वो ऐसे ऐसे आपने देखा होगा कहीं घूमने जाते हैं, हाँ, तो वो बढ़िया सा कैमरा लेके ऐसे फोटोज खींचते हैं। मेरे को वो बहुत ज़्यादा ही पसंद था कि भाई कहीं घूमने जाएंगे, हाँ, एक डीएसएलआर लेके जाएंगे ऐसे गले में लटका के, ओहो हो क्या कूल लगता है सर मेरे को वो पहले बहुत कूल लगता था, हाँ जी बिल्कुल सही, कि क्या बढ़िया बढ़िया फोटोज आती है। लेकिन सर आज की डेट में, आज की डेट में क्या है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सर अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ आपके फ़ोन से भी आ सकती है, आ जाती है ना सर, बिल्कुल आ जाती है। तो मेरा अब वो क्या है सर, मेरा वो ख़त्म हो चुका है। तो पहले मेरा क्या मन था, हाँ जी, अब वो मेरा मन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपके थे, कोई बात नहीं, अभी जब आप एनवायरनमेंट की स्टडी करोगे तो वो चेंज हो सकते हैं। फ्रेश व्यू पॉइंट, हाँ जी फ्रेश व्यू पॉइंट आना चाहिए कि सर अब वो इतना कूल नहीं है, अब वो इतना कूल नहीं है, कि क्या इतना भारी सा वो लेके गले में बांध के चलो ना। अब कूल क्या है सर, आईफोन से फोटो क्लिक करना ये सुनो, तो ये फ्रेश व्यू पॉइंट है। हाँ सर लिया फिर आपने, नहीं बेटा नहीं लिया मैंने, हो सकता है ले लूँ मैं कभी, लेकिन नहीं लिया। तो ये क्या है, पर्पस, हाँ जी पर्पस, ये 3 पर्पस है। पहला क्या था, पहला वही कि आपका एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट क्या है, उसमें क्या है चेंजेस हो रहे हैं, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकंड क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प होनी चाहिए। तीसरा क्या है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। ये सुनो, आपका फ्रेश व्यू पॉइंट्स आने चाहिए, नए आइडियाज आपके पास आने चाहिए, सोर्स ऑफ आइडियाज, हाँ जी बस यहाँ तक किसी को डाउट है? हाँ जी आ जाओ फटाफट से। सर नेक्स्ट क्या बोलता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग सर स्कैनिंग करना, हाँ जी स्कैनिंग करना। अच्छा अगेन बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। एनवायरमेंटल एनालिसिस और स्कैनिंग कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा, हाँ जी बहुत ज़्यादा। स्कैनिंग में क्या होता है सर, बहुत ही सिंपल है सर। स्कैनिंग में मोटा मोटा वही होता है, हाँ जी मोटा मोटा वही होता है। देखो स्कैनिंग में क्या होता है कि आप अभी जैसे हमने देखा कि फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, हाँ वो स्कैनिंग ही होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो कि भाई एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, हाँ। उसके बाद आपका एनालिसिस होता है। मतलब ये समझो कि एनालिसिस से पहले वाला जो स्टेप है वो स्कैनिंग है। इतना मान सकते हैं, हाँ जी इतना मान सकते हैं। कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स। ये हमको पता है क्या, हाँ सर ये हमको पता है। एनवायरनमेंट मस्ट बी स्कैन्ड, अच्छा, सो एज टू डिटरमाइन डेवलपमेंट एंड फोरकास्ट ऑफ फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। सिंपल सी बात है सर, वही सेम बातें बोल रहा है कि एनवायरनमेंट को स्कैन क्यों करना है, एनवायरनमेंट का एनालिसिस क्यों करना है, उसकी स्टडी क्यों करनी है। वही सेम बात होती है कि भाई एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। सेम डिट्टो बात है, ठीक है। अब देखो जो आपके इटैलिक्स में लिखा हुआ है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल सी बात इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहे हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एक सेकंड रुकना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये सर ये अच्छा ठीक है, can be defined as the process by which organizations monitor their relevant environment to identify opportunity threats affecting their business for the purpose of taking strategic decision। मुझे बताओ बेटा, क्या ये आपको एनालिसिस जैसा ही लग रहा है? हाँ वैसा ही है, बस उससे पहले वाला स्टेप है। कह रहे हैं एनवायरनमेंट के स्कैनिंग करने का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, मॉनिटर करता है कि भाई ऑलरेडी क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्या थ्रेट अवेलेबल है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस मैं बोल सकता हूं क्या, कि सर वहां पे हम एंटीसिपेट करते थे, ऐसा हम बोल सकते हैं कि सर वहां पे हम एंटीसिपेट करते थे कि क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, क्या फ्यूचर में थ्रेट आ सकता है। लेकिन यहां पे मेनली हम क्या करते हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज
कि ऑलरेडी क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या ऑलरेडी क्या थ्रेट अवेलेबल है, उसको स्कैन कर रहे हैं। तो एनालिसिस करने से मुझे थोड़ा सा फ्यूचर का पर्सपेक्टिव मिलता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। हाँ जी, स्कैनिंग करने से मुझे सबसे पहले क्या मिलता है कि करंटली क्या चल रहा है। तो देखो कह रहा है एनवायरमेंटल स्कैनिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच, अब आपके पास सिंपल सा एक एमसीक्यू बन सकता है और कुछ भी नहीं, ये आपको दे देंगे हाँ, और आपसे पूछेंगे बताओ क्या है, स्कैनिंग है। हाँ जी स्कैनिंग है। ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर देयर रेलिवेंट एनवायरमेंट, मतलब एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग देयर बिजनेस, ऑलरेडी जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। हाँ जी, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बात तो सही है। हाँ जी बात तो सही, राइट। इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनीज एनवायरमेंट, सेम चीजें, उसको एनालाइज करना, फोरकास्ट करना। हाँ जी ठीक है। इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू डिसाइड द फ्यूचर पाथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताओ बेटा, हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं कहीं ना कहीं सब में सेम बातें बोल रहा है। हमने अभी तक 8-10 पेज पढ़ लिए, हाँ 10 पेज पढ़ लिए। अगर मेरे को समराइज करना हो ठीक है इन 10 पेज में, तो क्या बोला गया कि एक बिजनेस होता है, एक बिजनेस का एनवायरमेंट होता है। एनवायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं कुछ इंटरनल होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, अच्छा, लेकिन फिर भी ज़रूरी है उनको स्टडी करना। सर क्यों स्टडी करना? क्योंकि वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है सर, उनकी स्टडी करना कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कॉम्पिटिटर, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें। हाँ जी, जब आप उनको स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या थ्रेट्स अवेलेबल है, हाँ फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या थ्रेट्स अवेलेबल हो सकते हैं। हाँ जी, सो दैट मैं एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकूं। हाँ जी, बात खत्म। सर यही तो बोल रहा है वो कब से वही सेम बातें बोल रहा है। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है देखो, आपने इनपुट लिया, इनपुट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट को स्टडी करना। हाँ जी ठीक है ठीक है। एनवायरनमेंट को आपने स्कैन किया, स्कैन करने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर ठीक है। फिर आपने देखा परसीव्ड एनवायरनमेंट चेंज, कि एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है। और फिर आपने क्या करा सर? फिर आपने को डिसीजन लिए, हाँ को डिसीजन लिए, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ देखो सर उसके बाद क्या बोलता है। बस ये लास्ट टॉपिक खत्म करेंगे आज के लिए। सर यहाँ तक करेंगे, हाँ यहाँ तक करेंगे। देखो क्या बोलता है, कह रहा है एज द नेम सजेस्ट स्कैनिंग मस्ट आइडेंटिफाई, स्कैन करने से क्या होना चाहिए? स्कैनिंग मस्ट आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्टिंग। हाँ, इसमें और एनालिसिस में क्या फर्क था? वहां था एंटीसिपेट करना, यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग इन द एनवायरमेंट। ठीक है, वाइल स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन focuses on the steps wherein an organization takes advantage of the opportunity, minimize the threat। सेम बातें बोल रहा है, सेम बातें बोल रहा है, अगेन सेम बातें बोल रहा है। कह रहा है देखो स्कैनिंग का पर्पस क्या है? स्कैनिंग का पर्पस है ऑलरेडी आपके एनवायरनमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स अवेलेबल है। ठीक है सर ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद क्या है? उसके बाद जब मेरे को पता चल गया तो मुझे कुछ स्ट्रैटेजी बतानी होगी, कुछ स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने होंगे, सो दैट मैं क्या कर सकूं, उनका एडवांटेज ले सकूं और अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज कर सकूं। ठीक है, अ थ्रेट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन, ये सेम लाइन पहले पढ़ रखी है हमने कि और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो थ्रेट होता है, हाँ जी, वो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। सर कहाँ पढ़ा है? हमने पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में, मल्टी फेसेट में, आपको याद है? देखो देखो देखो, हम अपने बुक का दोगलापन उतारेंगे। इधर पढ़ा था, हाँ जी बिल्कुल, क्या पढ़ा था सर? कि एक के लिए जो है, एक के लिए क्या है सर? एक के लिए अपॉर्चुनिटी है तो दूसरे के लिए वो क्या होता है? थ्रेट। देखो क्या लिखा था कि अपॉर्चुनिटी फॉर डोमेस्टिक बिजनेस बट चैलेंज फॉर ग्लोबल कंपनीज, यही पढ़ा था हमने, हाँ सेम बातें पढ़ी थी। हम्म, ठीक है सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, करने दो इनको, रिपीट करने दो। हाँ ऐसा लग रहा है कि बीकॉम का पेपर लिख रहे हैं कि बस पेज भरे जा रहे हैं। ठीक है, अ थ्रेट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी बिल्कुल सही, सिमिलर टू व्हाट वी लर्न अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। अरे भाई साहब, इसने खुद ही लिख दिया। कह रहा है सिमिलर टू व्हाट वी लर्न अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग मल्टीफेजेड। अरे तो क्यों लिख रहा है यहाँ पे तू? अरे क्यों लिख रहा है तू यहाँ पे? अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। कह रहा है एनवायरनमेंट स्कैनिंग, हाँ जी, शैल ब्रिंग आउट सम ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। आपको पता है एनवायरनमेंट स्कैन करने से आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती है। हाँ जी, और वो क्या है इंटरेस्टिंग चीजें? आपको पता चलेगा आपके इवेंट्स क्या हैं, आपके ट्रेंड्स क्या हैं, आपके इश्यूज क्या हैं और आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। ओहो हो। अब फटाफट से इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, चारों के बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ, फटाफट से देखो। सर सबसे पहले क्या है, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। कह रहे तभी शायद से सब्जेक्ट रिमूव हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। हाँ जी सर, सबसे पहले इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब क्या होता है? इवेंट्स का मतलब है एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, जो भी आपके एनवायरनमेंट में अकर कर रहा है, जो भी अभी एक्चुअली एग्जिस्टिंग हो रहा है। हाँ जी,
उसको हम बोल देते हैं इवेंट्स। हाँ, जैसे हमने क्या देखा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यार बच्चे जो है ना, हाँ, उनका फ़ोन का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये एक इवेंट है। हाँ, मैंने देखा कि यार मैं गया स्कूल में, हाँ, और स्कूल में बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो एक इवेंट है। उसके बाद है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या है कि मैं हर जगह वही देख रहा हूँ। कि मैंने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा फॉर एग्जांपल कि किसी बच्चे ने सर लूज टी शर्ट पहनी हुई है, ओवर साइज, हाँ, तो मैंने एक बच्चे को देखा कि अच्छा ऐसा भी एनवायरनमेंट में हो रहा है, कि बच्चे लूज टी शर्ट्स पहन रहे हैं। हाँ, फिर मैंने सर बहुत सारे बच्चों को देखा, तो मैंने क्या बोला, इसका मतलब ये ट्रेंड चल रहा है, कि ओवर साइज टी शर्ट पहन रहे हैं। हाँ, आप बात समझ रहे हो, तो ये ट्रेंड हो गया। अब इश्यूज का मतलब क्या होता है कि सर जो भी आपके एनवायरनमेंट में ट्रेंड चल रहा है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उससे क्या इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, क्या इश्यूज हो सकते हैं, हाँ जी। और एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई कि अगर मैं बिजनेस हूं, हाँ जी मैं बिजनेस हूं, तो यार मेरी डिमांड जो है, अगर मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं, हाँ जी, तो मैं क्या चेंजेस करूं कि जिससे डिमांड इंक्रीज हो जाए। बिल्कुल सही बात है। या कस्टमर की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। कस्टमर करेगा, कस्टमर क्या बोलेगा कि भाई तुम बेकार में वही सेम टी शर्ट बना रहे हो, ओवर साइज टी शर्ट बनाओ, उसमें कुछ डिजाइन निकालो। ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा, एक बार रीड करेंगे, हाँ रीड करेंगे, आ जाओ। क्या बोलता है, कह रहे इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक अकरेंसेस, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है। टेकिंग प्लेस इन द डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर्स, बस। इवेंट्स का मतलब क्या हो गया सर, इवेंट्स का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक अकरेंसेस टेकिंग प्लेस इन द डिफरेंट, मतलब जो एक्चुअली में हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। इवेंट्स आर सर्टेन हैपनिंग्स इन द इंटरनल और द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल इन्होंने कुछ अलग ही लिया है बेटा, ठीक है, बेकार सा एग्जाम्पल है। कह रहे अगर एक बिग पॉलिटिशियन ने जो बिग अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, अगर वो पास अवे, मतलब सर वो चले गए भगवान के पास, तो इसका मतलब क्या, ये इवेंट है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग, हाँ, जो इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड थे, उनको नुकसान हो जाएगा। सर अ बिग पॉलिटिशियन हु अनाउंस अ बिग अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट, कि भाई हम क्या करेंगे, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट था, ठीक है। ऑल द बिजनेस विच वर एंटिसिपेटिंग प्रॉफिट्स, इस प्रोजेक्ट से जो प्रॉफिट कमाने का सोच रहे थे, हाँ जी, उनको अपनी स्ट्रैटेजी क्या करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी ड्यू टू दिस इवेंट। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या होता है सर, जैसे गवर्नमेंट ने, मान लो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कल को बोल दिया, क्या बोल दिया, कि जो आपकी फैंटेसी गेम्स है, उस पर बैन लगा दिया जाए। तो इसका मतलब क्या है, जो लोग, हाँ, पूरा दिन बैठ के ड्रीम 11 पे टीम बना रहे थे, उनको नुकसान हो जाएगा। सर वो लॉस में आ जाएंगे, हाँ वो लॉस में आ जाएंगे। सर अब क्या करें, पूरा दिन, हाँ हम तो ड्रीम 11 पे टीम ही बना रहे थे पूरा दिन, सर अब तुम्हारे पास काम ही नहीं है। तो ये एक इवेंट है जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, हाँ जी चेंजेस हो रहे हैं, ये हमारा इवेंट हो गया। ये हमने स्कैनिंग करी है, हाँ जी हमने स्कैनिंग करी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोलता है सर, फिर बोलता है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब क्या है, जब 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 जो हाईलाइट कर रहा हूं बस उतना ही पढ़ना, ठीक है। सर ट्रेंड्स का मतलब है, ट्रेंड्स आर ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स दैट टेंड टू मूव इन अ गिवन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि भाई जब आप बहुत सारे सिमिलर इवेंट्स एक साथ देख लेते हो, हाँ जी, राइट, उसको हम ट्रेंड बोल देते हैं। यस और नो, बात तो सही है। हाँ, यूजुअली सजेस्ट अ पैटर्न ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि भाई ये ट्रेंड चल गया, आपने देखा होगा ना कि आजकल ये ट्रेंड हो रहा है, हाँ जी ये ट्रेंड हो रहा है। बात समझ रहे हो, ये सुनो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, बिल्कुल सही बात है। बात तो सही है, बात तो सही है। ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल टीनेजर्स आर वेरी फोन्ड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ये ट्रेंड हो गया है सर, पबजी खेलना और ये बीजीएम वगैरह जो भी होता है, हाँ जी ये सब चीज़ें खेलना, ये ट्रेंड हो गया है, हाँ जी ट्रेंड हो गया है। दैट कैन हेल्प बिजनेसेस टू आइडेंटिफाई न्यू मार्केट एंड सर्विसेज। जैसे आपने देखा है बेटा, इंडिया में जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो आजकल बहुत ज़्यादा बूम पे चल रही है ना। सर 2 साल पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट सर आपने देखा होगा आज की डेट में कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अब बच्चों को गेमिंग करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। क्यों सर, क्योंकि उनको दिख रहा है कि गेमिंग में भी करियर बन सकता है, ये ट्रेंड चल रहा है। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर उसकी वजह से क्या हो सकता है, मान लो मैं एक लैपटॉप प्रोड्यूसर हूं, मैं एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर हूं, हाँ जी, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ऐसे लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं जो गेमिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल है, कि भाई जहां पे बच्चे आराम से हैवी गेम्स खेल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ट्रेंड को देखा कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने अपने लैपटॉप्स को चेंज करा।
मैंने गेमिंग्स के लिए स्पेशल लैपटॉप्स प्रोड्यूस करे। सर क्या बात सही है? हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है जो एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं कर रहा है और वो वही घिसे पीटे लैपटॉप बना रहा है, सर कोई खरीदेगा ही नहीं। अब बात समझ रहे हो? कोई नहीं खरीदेगा। हाँ जी, कोई नहीं खरीदेगा। बात तो सही है, बात तो सही है। सिमिलरली अगर मेरा बिजनेस है कि मैं क्या करता हूँ सर, ऑफलाइन में अपने जो ये स्पोर्ट्स वगैरह के जो सेंटर्स होते हैं वो ओपन कर रखे हैं मैंने। अब मुझे पता चला कि लोग आजकल बाहर आके खेलते ही नहीं है। मैंने प्ले ग्राउंड ओपन कर रखे हैं, मैंने ग्राउंड्स बनाए, हाँ जी, कोई आता ही नहीं है। क्यों? घर पे बैठ के गेम खेल रहे हैं। लेट्स से मैं एक बिजनेस प्लान बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ कि मैं अपने घर के आसपास एक प्ले ग्राउंड बनाऊंगा, हाँ जी, वहाँ पे लोग आके क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे। अब बेटा ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है अगर मैं करूंगा तो क्या वो बेकार है? हाँ, क्योंकि मैंने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। ट्रेंड क्या चल रहा है? घर पे बैठ के गेम खेल लेगा। बात समझ रहे हो आप? ठीक है। अब इसमें इश्यूज क्या है? इश्यूज का मतलब है कि एक्चुअली में सर ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, इससे एक्चुअली में दिक्कत क्या हो रही है? क्या कस्टमर को कोई दिक्कत हो रही है? मतलब आर द करंट कंसर्न्स दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स एंड ट्रेंड्स। बिल्कुल सही बात है। ये सुनो कि भाई जो भी आपके ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, क्या किसी को कोई दिक्कत हो रही है? अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हाँ जी, तो मेरे लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर कि लेट्स से मैंने देखा कि यार ऑनलाइन गेमिंग से एक्चुअली में पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। सर बच्चों की आई साइट वीक हो रही है। हाँ, हो सकता है बेटा, अब मैं क्या करूं, मैं कूल कूल सर चश्मे बनाना शुरू कर दूं। हाँ, चश्मे की सेल्स बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। सर हो सकता है क्या सर कि मैं ऐसे फोन्स बनाऊं, या ऐसे लैपटॉप्स बनाऊं जो आपकी आई साइट के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बात तो सही है, बात तो सही है। ये सुनो, तो ये सब क्या है सर, कुछ कंसर्न्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि मार्केट में अगर कुछ क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसकी वजह से क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। बात तो सही है। ये सुनो, देखो देखो देखो, आ जाओ। कह रहा है कंसर्न्स दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स एंड ट्रेंड्स, आइडेंटिफाइंग एन emerging इशू इज मोर डिफिकल्ट। हाँ जी, emerging इशू स्टार्ट विद अ वैल्यू शिफ्ट और चेंज इन हाउ एन इशू इज viewed। अंग्रेजी लिखिए, इग्नोर मार देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, बैन ऑफ चाइनीज एप्लीकेशन। अच्छा हाँ सर, इंडिया में चाइनीज एप्लीकेशन आपने बैन कर दी। ये ट्रेंड चल गया था सर, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये ट्रेंड चला दिया कि कुछ भी होता था, टिकटॉक बैन, पबजी बैन, ये बैन, वो बैन, आपने बैन बैन बैन, हाँ जी सर। आपका वो होता था वो कैम स्कैनर, हाँ वो बैन, ये सर। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से सर जो लोग वो एप्लीकेशन यूज कर रहे थे उनको सर दिक्कत हो गई, उनको इश्यूज हो गए। हाँ, तो जो इंडियन कंपनीज हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन गई कि रिप्लेस करो उसको। बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, तो चाइनीज एप्लीकेशंस इन इंडिया क्रिएटेड द इश्यूज फॉर यूजर्स हु आर डिपेंडेबल ऑन दोज एप्लीकेशन। सर इंस्टाग्राम के लिए वो क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी कि रील्स बना दो, हाँ जी, टिकटॉक बैन हो चुका है। इंडियन बिजनेस और कंपनीज हैड टू स्कैन दिस इशू फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड ब्रिंग अ सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। आई होप आपको समझ में आ गया। कैम स्कैनर बढ़िया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद लास्ट में क्या है? एक्सपेक्टेशंस। हाँ, आपने इश्यूज को आइडेंटिफाई किया। अब देखो कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है उसको डिलीवर कर दो। दे आर द डिमांड्स मेड बाय द इंटरेस्टिंग ग्रुप। बस जो हाईलाइट करा है उसी से एमसीक्यू बन सकता है, उसको रीड कर लेना, ठीक है। इन द लाइट ऑफ देयर कंसर्न्स फॉर इश्यूज। बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, for example from the above example of application developer, the expectation of the customers can only be understood when one scans the environment and finds what the customer actually wants। कि जब ये चाइनीज एप्लीकेशंस बैन हुई तो आपको कस्टमर को क्या करना है? पूछना है कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्कैन करना है कि उनका इशू क्या है, और फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी एक्चुअली में डिमांड क्या है, उस डिमांड को फुलफिल कर दो, आपका बिजनेस बल्ले बल्ले। अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स देखोगे तो भाई सब धमाल मचा रखा है। हाँ, लोगों को परेशान कर दिया उसने। यूट्यूब के शॉर्ट्स लोगों को परेशान कर दिए। बात तो सही है, बात तो सही है, हाँ बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये एवरीबॉडी ये सुनो, मुझे फटाफट से बता दो क्या ये चारों चीज़ आपको समझ में आ गई है? यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, जल्दी से मुझे बताएंगे। क्लियर है क्या? मुझे इसके आगे कंटिन्यू करवाना था लेकिन मुझे लगता है मैं अभी और करवा नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, आसान चैप्टर है। हाँ, हंसते हंसते खेलते खेलते हो जाएगा। एक बार रीड मारना है और आपको छोड़ देना है, ठीक है। एक बार चैप्टर्स हो जाएंगे फिर मैं आपको वन शॉट में रिवीजन करवाता रहूँगा। सर बीसी का क्या है? बीसी के क्या है कि एक दिन में एक चैप्टर पूरा मैं आपको रिवाइज करवा सकता हूँ। जैसे सर एक बार ये चैप्टर खत्म हो गया तो मैंने आपको चैप्टर 6 रिवाइज करवा दिया, चैप्टर 1 रिवाइज करवा दिया। तो बीसी के क्या है?
अगर मैं आपको एक हफ्ता भी प्रॉपरली रिवाइज करवाऊंगा एक एक दिन करके, वो बीसीके आपका उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। राइट एवरीबॉडी, ओके, एक बार रीड मार लेना, ठीक है। जहां तक हमारा हो चुका है पेज नंबर 11, फर्स्ट से लेके 11 तक बस एक बार रीड मार लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं है इसमें, राइट, कुछ भी नहीं है, हाँ जी कुछ भी नहीं है। मिलते हैं आपसे, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एवरीवन, बाय, थैंक यू।